हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं और दोस्तों वो हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देख कर जाइएगा। ये वीडियो आपको हिंदी में काफ़ी अच्छा नंबर दिला सकता है। ठीक है, तो हर स्टूडेंट इस वीडियो को आखिरी तक देखेगा। हर क्वेश्चन इस वीडियो के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी डॉट 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 पंक्ति किस कवि की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किस कवि की है। दोस्तों आपको पता ही है, मैं जानता हूँ। अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन सी है, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति रैदास जी की है। दूसरा प्रश्न है, वृक्ष का पर्यायवाची है। वृक्ष का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा है। ऑप्शन ए है कानन, बी है तरु, सी है गिरी एंड डी है तछु। वृक्ष का पर्यायवाची होता है तरु। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन चारों में से तरु ही वृक्ष का पर्यायवाची होगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, अल्पायु का विलोम बताइए। सब विद्यार्थियों को पता होगा, बहुत ईजी है। अल्पायु का विलोम होता है दीर्घायु। ना ही अल्पज्ञ होगा, ना ही अल्पतम होगा और ना ही आघात होगा। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, दीर्घायु। चौथा क्वेश्चन, वर दे कविता के रचयिता हैं। वर दे कविता के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है गिरिधर एंड डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वर दे कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आई होप आपको पता भी रहा होगा कि वर दे कविता के रचयिता सूर्यकांत जी हैं। ठीक है, पता था ना, बिल्कुल जानते ही रहे होंगे, कई बार मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह भरने वाले प्रश्न आ गए हैं। आप लोगों को अगर आता है, ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखिए, जहाज का पंछी शब्द कवि खाली जगह की कविता में प्रयुक्त हुए हैं। किस कवि की कविता में जहाज का पंछी शब्द प्रयोग किया गया है। ये शब्द किस कवि की कविता में प्रयुक्त हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो शब्द हैं ये कवि सूरदास जी की कविता में प्रयुक्त हुए हैं। दूसरा है, आंधी ताकत खींच लेने की शक्ति का वरदान राजा खाली जगह को प्राप्त था। खाली जगह पर आएगा बाली। क्या क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा बाली। आंधी ताकत खींच लेने की शक्ति का वरदान राजा बाली को प्राप्त था। तीसरा क्वेश्चन, छंद दो प्रकार के हैं। एक खाली जगह छंद, दूसरा वर्णिक छंद। पहले छंद का नाम बताइए दोस्तों आप लोग, जो खाली जगह पर है यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। यहाँ पे आएगा मात्रिक छंद। ठीक है, छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपके पास एक गद्यांश है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट गद्यांश है, आप लोग अच्छे से पढ़कर एग्जाम देने जाइएगा। हो सकता है कि आपके परीक्षा में यही गद्यांश आ जाए। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली, उनकी नज़र में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। देखिए उत्तर, संदर्भ पहला है, हेडिंग लगाएंगे आप लोग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य हिंदी से है, सुगम भारती से। ठीक है, अहिंसा की विजय से ली गई है। इसके लेखक श्री भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। ओके, व्याख्या में देखिए क्या लिखना है। जब अंगुलीमान डाकू ने महात्मा बुद्ध को अपनी भयंकर और कठोर आवाज में रोकते हुए कहा,
तब उन्होंने उसे बुरा नहीं माना, उन्होंने जो उसे अपनी दया दृष्टि से ही देखा। दूसरी बात यह कि वह उससे तनिक भी नहीं डरे। इस प्रकार उन्होंने उसे बड़े प्यार से यह प्रश्न किया, अब तो मैं ठहर गया हूँ, लेकिन अब तुम मुझे यह बतलाओ कि तुम कब ठहरोगे। ओके, तो ये था इस गद्यांश की व्याख्या। चौथा प्रश्न, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। यहाँ पे 3 शब्द हैं आपके पास, इन तीनों शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। ओके, आइए देखते हैं। पहला है रात। रात का पर्यायवाची क्या होता है? रात का पर्यायवाची होता है रात्रि और निशा। ओके, पानी का तोय, पहला लिखेंगे तोय, और जल दूसरे में। कमल का पंकज और सरोज, जलज पंकज सरोज होता है, तो कोई दो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, विनम्रता शब्द का अर्थ बताइए। विनम्रता शब्द का अर्थ क्या है? विनम्रता शब्द का अर्थ क्या होता है तो बता देता हूँ, आपको याद रखना है। विनम्रता शब्द का होता है अर्थ अच्छा व्यवहार। क्या होता है? अच्छा व्यवहार। 6ठा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान क्यों रहती थी? महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान अपने ज्ञान से रहती थी। कुदरत हमें क्या सिखाती है? कुदरत हमें परोपकार करना सिखाती है। ओके, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ दे दिया। अब एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे। विनम्रता शब्द का अर्थ अच्छा व्यवहार होता है। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान अपने ज्ञान से रहती थी। ठीक है। कुदरत हमें परोपकार करना सिखाती है। तो ये थे क्वेश्चन के आंसर। आइए 8वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या पूछा जा रहा है। आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है परम प्रिय होना। ठीक है, परम प्रिय। जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, अक्षय और निर्भय अपने दादा की आँख के तारे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, पेड़ों को ददीची क्यों कहा गया है? पेड़ों को ददीची क्यों कहा गया है? उत्तर यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग। पेड़ हर युग में अपना सब कुछ न्यौछावर परोपकार के लिए करते रहते हैं। चाहे कोई मौसम अर्थात कठिन समय क्यों ना हो, वह परोपकार करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि इनका त्याग बलिदान महर्षि दधीचि के ही समान होता है, इसलिए उन्हें महर्षि दधीचि माना गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध के क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध के मन में जंगल में जाते समय क्या क्या विचार आ रहे थे? उत्तर, महात्मा बुद्ध के मन में जंगल में जाते समय ये विचार आ रहे थे कि आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। ओके, ये था आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर यहाँ पे है। ठीक है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, सारे अलंकार आपको पता होने चाहिए। आगे की क्लासेस में ये सब बहुत बार देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, तो आप लोग अभी से तैयार कर लिए रहेंगे तो आप लोग टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है। जहाँ किसी वस्तु की उसके किसी विशेष गुण के कारण तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु की उसके किसी विशेष गुण के कारण तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। या फिर दोस्तों इसका एक डेफिनेशन और हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की अन्य वस्तु के साथ समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए तो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है, बंधव कोमल कमल से जग जननी के पाएं। ये है इसका उदाहरण उपमा अलंकार का।
तो आज की वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आज के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करके तभी एग्जाम देने जाइएगा, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए। मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये आपका रियल पेपर बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। इसे रियल पेपर मत समझिएगा, ये सिर्फ आपके अभ्यास के लिए प्रश्न पत्र डिजाइंड था, ठीक है। तो आशा करते हैं आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो थोड़ी बहुत। चलिए लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।